रामचरितमानस की जो चौपाइयों पर सवाल खड़ा हुआ, चौपाइयों का इशारा कुछ और था, लेकिन जिस नेता ने वो इशारा कराया वो दूसरी तरफ पहुंचा दिया। आप लोग भी तो पिछड़े और दलित की राजनीति करते हो, आपकी पार्टी करती है ना, तो आपको भी तो उनका समर्थन करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आज क्यों बता रहे हैं? ये आज क्यों बता रहे हैं? इनको जब बसपा में थे, मंत्री थे, मलाई काट रहे थे, तब दलित, पिछड़े, आदिवासी, तब चौपाई याद नहीं आई। राष्ट्रीय नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो मुलाकात किए थे उनसे, बीटेक वालों से, बीएड वालों से, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अधिकार देने की बात हुई तो उनकी लड़ाई लड़ने की बात बोले थे, वो मुद्दा ठंडा हो गया। हमारे साथ में बात करने के लिए अरुण राजभर हैं। अरुण राजभर जी, माहौल आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है? बहुत अब ठंडी से गर्मी आ रही है, लोगों के अंदर गर्मी बहुत अब दिखाई दे रही है। जो लड़ाकू लोग होते हैं ना, उनके अंदर गर्मी होती है। जो लड़ाकू नहीं होता है वो नरम रहता है। इसीलिए लड़ने वाले लोग आज मुखर होकर के बोल रहे हैं और बोलने वाले लोगों पर ताला लगाया जा रहा है। नहीं होता है कि गले आपका इशारा किधर है? मतलब क्या इशारा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी तरफ इशारा कर रहे हो, जिनको दो लोगों को निकाल दिया गया है, ताला लगा रहा है इसलिए? गले में माला पहनाने वालों पर और जो विचारों पर ताला लगाते हैं उन पे कह रहे हैं कि चुनाव का जब दौर चलता है तो सब ब्राह्मण याद आते हैं, तब सब दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं सब याद आते हैं, तब बहुत सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और जैसे ही वोट ले लिया जाता है तो निगाह से उनको हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके आराध्यों के साथ जब सवाल खड़ा होता है या उनके आराध्यों के साथ अपमान होता है तो उन्हीं के दल या किसी भी दल के लोग मुखरता से जब अपनी बात कहते हैं तो उस दल का चेहरा उजागर हो जाता है कि आखिर चुनाव के दरमियान जो सम्मान था और चुनाव के बाद क्या सम्मान बचा वो सामने आ जाता है। तो वही तो आ गया। देखिए, एक चीज क्लियर कर दो, आप किसको बोल रहे हो? भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हो कि अखिलेश यादव को बोल रहे हो? अभी घटना किसके ऊपर चल रही है? तो रामचरितमानस कौन अपमान किया, कौन सवाल खड़ा किया? 500 साल पहले रामचरितमानस, आप हिंदू हो कि नहीं हो? आप बताओ, आप रामचरितमानस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अच्छा, तो रामचरितमानस की जो चौपाइयों पर सवाल खड़ा हुआ, चौपाइयों का इशारा कुछ और था, लेकिन जिस नेता ने वो इशारा कराया वो दूसरी तरफ पहुंचा दिया, क्योंकि वो उस धर्म को मानता ही नहीं। भगवान परशुराम या भगवान राम या महाराजा सुहेलदेव राजभर, पृथ्वीराज चौहान, इनके इतिहास को देखा जाए, डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास को देखा जाए, संविधान के पहले पन्ने पर ही जब भगवान राम को अंकित कर दिया गया, उनके विचारों को अंकित कर दिए, उनके सिद्धांतों को अंकित कर दिया गया कि राजपाट को छोड़ करके जब वनवास की तरफ गए थे तो उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? कोई क्षत्रिय राजा, कोई ब्राह्मण राजा? आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग भी तो पिछड़े और दलित की राजनीति करते हो, आपकी पार्टी करती है ना, तो आपको भी तो उनका समर्थन करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आज क्यों बता रहे हैं? ये आज क्यों बता रहे हैं? इनको जब बसपा में थे, मंत्री थे, मलाई काट रहे थे, तब दलित, पिछड़े, आदिवासी, तब चौपाई याद नहीं आई। राम की शरण में चले गए, भाजपा के साथ गए, रामम शरणम गच्छामि, वहाँ माल खाए, चौपाई तब रटे नहीं, तब मलाई काटने में लगे रहे, तब बेटी को सांसद बनाने में लगे रहे, तब धूप, अगरबत्ती, दसांग सब ले करके रामचरितमानस की पाठ करते नजर आए, तब पूरा अगरबत्ती सुनगा कर कह रहे थे कि रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में सबको आना चाहिए। अभी मैं उनका इंटरव्यू कर गया, तो कह रहे भगवान राम से तुम्हारी आस्था है, भगवान राम, भगवान शिव की फोटो लगी उन्होंने लगवाए, बड़ा बड़ा तस्वीर लगा रखा है उन्होंने, पूजा भी करते हैं, टीका चंदन भी लगा रखे हैं उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि चौपाई से मुझे दिक्कत है। वही तो मैं बता रहा हूँ, वो चौपाई कब उनके समझ में आई? जब वो उस जगह पर गए, समाजवादी पार्टी में जब गए, तब उनको वो चौपाई याद आ गया। तो सवाल उस चौपाई का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश के संविधान में किस व्यवस्था की लड़ाई हो रही है। संविधान में कहीं शूद्र का जिक्र नहीं है, और आज शूद्र के जिक्र को कौन कर रहा है? समाज को अगर बाबा साहब ने कुरीतियां जो हमारे साथ थी, अन्याय था, जुल्म था, शोषण था, उसको हटा करके भारत के संविधान के पहले पन्ने पर अगर लिख दिया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हमारा भारतीय संविधान होगा, और उसी भारतीय संविधान पर प्रभु श्री राम को प्रदर्शित कर दिया कि नहीं, हम इनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, हम इनके विचारों को चलना चाहते हैं। यही नहीं, लोहिया जी भी उनके विचारों पर चलने के लिए बात करते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी उनके विचारों पर चलने की बात करते, महाराजा सुहेलदेव राजभर भी उनके विचारों पर चलने की बात करते थे। लेकिन आज उनके विचारों पर ताला लगाने वाले लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो फिर किसको कहा जाएगा? तो इसके पीछे खड़ा कौन है? इसके पीछे मुखिया खड़ा है, और मुखिया की हिम्मत नहीं पड़ रही। दलित पिछड़े की जब बात करते हैं तो जब सत्ता मिलती है तब दलित पिछड़े कहाँ चले जाते हैं? आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले लोग
5 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो 1989 में आरक्षण बीपी सिंह ने दिया, उसमें 79 जातियां, 79 जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। उनको सामाजिक स्तर पर कुछ नहीं मिल रहा है, राजनीतिक फायदा नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक कमजोरी उनकी बढ़ती जा रही है। उसको कैसे संपन्न किया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए हमारी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बार बार चर्चा करती। हम सदन में भी बोलते हैं, ये किसका आदर्श है, किसका विचार है? ये तो वही लोहिया जी की विचार है, समाजवाद का विचारधारा है और उस सोच की विचारधारा है जिस सोच से समाज की अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति का विकास है। तो विकास के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो ये खामोश होकर के चौपाई रट रहे हैं। हम घरेलू बिजली का बिल से आप भी परेशान है, हम भी परेशान है, जनता परेशान है, हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं सदन में सरकार से सवाल करिए कि घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात हुई थी तो आप क्यों खामोश है, माफ करने की बात करिए। तो विपक्ष के बड़े नेता की जिम्मेदारी है कि नहीं कि उस पर सवाल खड़ा करके उस पर चर्चा करने के लिए बहस करें। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये मुद्दा उनके हाथ नहीं लगा, उनको समझ में नहीं आया, मतलब इसलिए विरोध कर रहे हैं मेरा। देखिए, इस देश में पढ़ने वाला व्यक्ति, खास करके ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है ये मुद्दा जो है रामचरितमानस वाला, जो चौपाई वाला है, जो उन्होंने विरोध किया, ये तो उनको भी करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं उठाया, आज हमने उठा दिया, इसलिए सोच रहे हैं कि ये कैसे मुद्दा उनके हाथ लगे। देखिए, ये जनता को देखिए क्या है, जिस संस्कृति से जनता प्रभावित है या जिसको अपना आस्था, देखिए ये आस्था का बिंदु है। साधु संत हो, हम और आप हों या कोई भी वर्ग हो, किसी धर्म ग्रंथ को अपना आस्था के रूप में अगर जानता है या मानता है या उसको अपना समझता है उसके बारे में, तो हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अगर एक चौपाई ख़त्म कर देने से अगर देश की जनता भूखमरी से निजात मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम तो उसका समर्थन कर देंगे। लेकिन अगर उस चौपाई से हमारा कुछ भला नहीं होना वाला है, ना हमारे पिछड़े दलित आदिवासियों कोई भला होने वाला है, तो फिर हम उस चीज से हम चर्चा क्यों करें? हम तो कह रहे हैं ना, एक समान अनिवार्य फिर शिक्षा। आप रामचरितमानस मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? तो रामचरितमानस ने पढ़ करके क्या लोग समृद्ध नहीं हो सकते? नहीं, रामचरितमानस, आप जो चौपाई से हटाने से अगर समृद्ध नहीं हो सकता कोई, तो रामचरितमानस पढ़ने से समृद्ध हो जाएगा। संविधान पढ़ लेते तो समृद्ध हो जाते। हम संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम देश की जनता को संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब वो संविधान को पढ़ेगा तो वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएगा, और जो समाज शिक्षित हो जाएगा वो रामचरितमानस पढ़ लेगा। भगवान राम को पूछते हैं? हम सबको पूछते हैं, सबको। देखिए, सबके विचार एक है। समाज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए समाज में शिक्षा, भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा था? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। भगवान राम ने क्या कहा कि शिक्षा के शरण में जाओ, तब हमको समझ पाओगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? शिक्षा के शरण में जाओगे तब हमें पढ़ पाओगे। हमें पूजने की जरूरत नहीं है, किसी भी देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है। एक भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं बोल रहे हो, पहले बहुत बोलते थे। मैं तो कह ही रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट नहीं लागू करना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी विरोध करे, खुल के समर्थन करे। तो समाजवादी पार्टी विरोध करे ना? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं ना। हम तो सदन में बोल रहे हैं कि अगर नहीं लागू करेंगे तो भाई यही लोग बैठे हैं, ये लोग काहे लिए आए हैं यहाँ? ये पिछड़े दलित के नेता है ना, ये मान लो पिछड़े दलित के नेता भाजपा नहीं है, तो ये तो है ना पिछड़े दलित के नेता, इनको बोलना चाहिए। तो जो पिछड़े दलित की बात करते हैं, अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब वो बैकडोर से समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खुद नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित लोगों का भला हो। नहीं, वो तो मोर्चा खोल के बैठे हैं ना। नहीं, मोर्चा उनका जाति जनगणना हो, जंग लग चुका है। कहाँ मोर्चा है? वो मोर्चा पकड़ चुका है, वो जंग की तरह पकड़ लिया है। और समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरीके से अंदर अंदर एक गोल ऐसा है वो भाजपा को जिताने के लिए लगा हुआ है, और एक गोल ऐसा है वो सपा को हराने में लगा है। देख लीजिए, परिणाम आपके सामने आ रहा है। बड़ी डीपली जानकारी रखते हैं आप। अरे भाई, अच्छा, आप भी उसी का हिस्सा कभी रहे, अंदर तक पार्टी कार्यालय में आपको देखा था, समाजवादी पार्टी कार्यालय में, तो जानकारी आती होगी। अच्छा, आपके भी लोग हैं क्या अंदर? समाजवादी पार्टी बहुत लोग हैं जो ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वो हमारे इन्फॉर्मेशन को समझ लिए होते ना तो वो सत्ता में रहते। और आज दलित पिछड़ों का हक देने के लिए खुद कहते नहीं, वो दे करके दिखाते। लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे, वो तो भाजपा को जिताने में लगे थे, आज भी जिताने में लगे हैं। और उनके जितने सिप्पा सलार लोग हैं, सलाहकार लोग, वो सब भाजपा को जिताने की सलाह दे रहे हैं कि जिताने के लिए ये रणनीति पर बोला जाए, ये बात बोला जाए, वैसा बोल रहे हैं। अगर वो बात नहीं बोलते तो आज हफ्तों दिन से रामचरितमानस पर चर्चा नहीं होती। ये भाजपा को जिताने के लिए चर्चा हो रही है। जी 2.0 हुआ है। हाँ, ठीक है। देश की विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए विदेशी निवेशकों का आना जरूरी है। एक दल का नहीं है, हर दल ये काम करता है। और इन्वेस्टर समिट हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। इसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, जो दर्शक सुनना चाहते हैं वो बोल नहीं रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अच्छा हुआ, मतलब पिछले भी तो हुआ था। कोई भी सरकार
विकास के कार्य के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करती है और वो कल कारखाना फैक्ट्री लगाने के लिए प्रपोजल देते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में काम करें, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो हालत था, यहाँ साइकिल पर बम फोड़े जाते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए जाते थे, लोगों के अंदर भय व्याप्त था। लेकिन आज कानपुर देहात में घटना हो गई, दो लोग जल के मर गए, 2 महिलाएं थी। ये दुखद घटना है, ये दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए हमारी पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे कि भूमाफिया के नाम पर किसी वो तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो फिर किसी एक, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की राजनीति करते हैं, इसीलिए हम जाति की बात नहीं करते हैं। समाज में जो गरीब कमजोर है, भूमाफिया के नाम पर जो नोटिस जा रही है कि जो आबादी की जमीन पर बसा है, बंजर की जमीन बसा है या जो सरकारी जमीन बसा, उसको खाली कर दिया जाए। नियम क्या है कि जो जहां बसा है दूसरी जगह उसका व्यवस्था जब तक ना हो जाए तब तक उसके मकान को न गिराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इस पे बयान भी दिया, हमने मुलाकात इसी बयान पर किया था और उसको हमने खुल के कहा कि हम भूमाफिया के नाम पर गरीबों का मकान न उजड़े, इसके लिए हम मुलाकात करके ये फैसला अच्छा, बड़ी पढ़ाई महंगी हो गई यहाँ। हाँ, हो रही है। इसीलिए तो जो 18 अगस्त 2015 का फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अगर वो श्री अखिलेश यादव जी लागू कर दिए होते तो आज प्राइवेट वाले विद्यालय जो खोल करके वसूली कर रहे हैं, आज उनकी वसूली बंद हो गई होती। राष्ट्रीय नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो मुलाकात किए थे उनसे, बीटेक वालों से, बीएड वालों से, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अधिकार देने की बात हुई तो उनकी लड़ाई लड़ने की बात बोले थे। वो मुद्दा ठंडा हो गया और आज भी बोल रहे हैं। 70,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 68,500 में घोटाला हुआ। हम तो सरकार से मिल करके उसका रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? इसमें अखिलेश यादव कहाँ घुसेड़ रहे हैं? क्यों नहीं घुसेड़ेंगे? आप पिछड़ों की बात करते हैं, चुनाव भर मुद्दा बनाए। सरकार तो बीजेपी की है ना, बीजेपी को ये करना है ना। ये सरकार एक वर्ग की नहीं है, हर वर्ग की है, 24 करोड़ जनता की है। भाजपा की सरकार है भाई। मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, अब आप देखिए प्रोफेसर चाचा रामगोपाल यादव किस बात के लिए गए थे? भूमाफिया को बचाने के लिए गए थे ना। चिट्ठी जब वायरल हो गई तो पता चल गया, और जब तक चिट्ठी बंद कमरे में थी तब तक तो भैया हम नहीं मिलने गए थे और हम काम से नहीं गए थे, हम इससे शिष्टाचार। आप उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में समझिए। बात कर रहे बीएड वालों, टेट वालों की, आप बात कर रहे हैं उनकी बात। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब वो उस मुद्दे पर जा सकते हैं, भूमाफिया को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए जा सकते हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राज्य पिछड़ा वर्ग और हमारी संस्थानें ये मान गई कि ये आरक्षण में घोटाला हुआ है, तो हमारे नेता अगर एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इसका रास्ता निकाल रहे हैं, तो फिर उनके प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं मुलाकात करके ये पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की बात किए? कभी मुलाकात किए? अगर सरकार, आप जाएंगे अपने फायदे के, जब बीडी सीबीआई वो तमाम पीछे पड़ेगी तो गुलदस्ता लेके चले जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चले आएंगे, लेकिन वही गुलदस्ता अगर पिछड़े दलित के लिए जाते तो मुझे लगता है कि उनको भी न्याय दिलाने में आपका योगदान होता है। आपको तो कह रहे हैं कि बुलडोजर बनना बंद नहीं होगा, उन्होंने कह दिया है। नहीं, देखिए हर सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, वो बुलडोजर चला रहे हैं और ये गुंडाराज चला रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये अरुण राजभर थे, तमाम मुद्दों पर बात हुई है। अगर मेरी बात आपको सही लगी तो आप कमेंट कीजिएगा और सवाल इनसे क्या कर सकते हैं इसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो मुस्तफा के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ यूपी बिहार।